नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। कोरोना काल में बच्चों और नाबालिगों की समस्या नजरअंदाज हुई है। जानकारों का कहना है कि 2020 में बाल विवाह के मामलों में 50% का इजाफा हुआ है, जबकि ये हमारे देश में गैर कानूनी है। अब राजस्थान में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी को 30 दिन के अंदर रजिस्टर कराने के राज्य सरकार के विधेयक पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इससे बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि बाल विवाह का पंजीकरण उसकी वैधता से नहीं जोड़ा जा सकता। पहले ये रिपोर्ट देखिए। शादी शून्य होने के घोषित करने का प्रावधान नहीं है, उसमें प्रावधान नहीं है। हमने प्रावधान डाला है, ये प्रावधान डाला बाकायदा के साथ, वो इनवैलिड हो जाएगा तो उसको कैंसिल करने का अधिकार होगा। राजस्थान में विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के लिए जो सरकार विधेयक लेकर आई है, वो अब एक विवाद का विषय बन गया है। विवाद अनिवार्य अधिनियम 2009 की धारा 8 में लाए गए संशोधन को लेकर है, जिसमें लिखा है कि उस विवाह का भी पंजीकरण होना चाहिए जिसमें वर वधु 18 और 21 साल से कम उम्र के हैं। ऐसे में यानी बाल विवाह की स्थिति में वर वधु के माता पिता को उनकी विवाह का पंजीकरण करवाने की जिम्मेदारी होगी। बाल विवाह का पंजीकरण हो, इसको लेकर अब बवाल मच गया है। विपक्ष कहती है सरकार बाल विवाह को बढ़ावा दे रही है। अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन करके जो प्रावधान लेकर आए हैं, अब राजस्थान के अंदर एक फ्लड गेट खोल दिया। 18 वर्ष से कम उम्र की वधु और 21 वर्ष से कम उम्र के वर के शादी हो तो एक सिर्फ ज्ञापन देकर रजिस्ट्रेशन अधिकारी को वो शादी को वैध करने का जो संशोधन लेकर आए हैं। राजस्थान में बाल विवाह को बढ़ोतरी देने का जो काम हुआ है, ये दुकानुसी सोच का परिणाम है। हमने पुरजोर विरोध किया, राजस्थान की विधानसभा में विरोध किया। ये सामाजिक कुरीतियों को आगे बढ़ाने का काम जो कांग्रेस की हुकूमत कर रही है, ये निंदनीय है। लेकिन सरकार कहती है ये इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। बाल विवाह का पंजीकरण उसकी वैधता से नहीं जोड़ा जा सकता। पंजीकरण होने से पक्षकारों के खिलाफ जिला कलेक्टर और पंजीकरण अधिकारी सूचित रहेंगे। ऐसे विवाह से हुए बच्चे या औरतें जो विधवा हो जाती है, उनका संरक्षण होगा। और उच्चतम न्यायालय ने 2006 में हर विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया था। ये बाकायदा उच्चतम न्यायालय का फैसला है कि शादी चाहे कैसी भी हो, माइनर की हो, मेजर की हो, उसका रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। NFHS के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दशक में राजस्थान में बाल विवाह के मामले घट रहे हैं, 65% से 35%, जो समाज के लिए एक सही रुझान है। लेकिन अब बाल विवाह को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिससे सरकार को डर है कहीं समाज में गलत संदेश नहीं जाए। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। और हमारे साथ इस मसले पर अधिक गहराई से हमें जानकारी समझाने के लिए सुषमा कुमावत हैं, पूर्व सदस्य हैं राजस्थान महिला आयोग की। मैं आपसे सुषमा जी ये समझना चाहूंगी, जो राज्य सरकार की मंशा इसमें नजर आ रही है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? सबसे पहले नमस्कार। जरूरत क्यों पड़ी ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे भी बाल विवाह रोकने का जो कानून बना था, और हम लोग जब भी ऐसी तिथि आती थी कि जब बाल विवाह बहुत होते थे, है ना, जो आदिवासी क्षेत्र है और कई क्षेत्र है, लोगों को अज्ञानता है, तो वो छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते। पर ये शादी माइनर शादी नहीं होती है, एक मजाक बन गया है। क्योंकि जब बच्चे की शारीरिक विकास नहीं है, उनकी खेलने कूदने की उम्र है, उनकी पढ़ने की उम्र है, और उस एज में आप उनकी शादी करते हैं और अब इसको वैधता और दे रहे, तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। क्योंकि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हम एक बार तो कर रहे हैं कि बालिका शिक्षा पे जोर दे, बालिकाओं को आगे बढ़ाए, बालिकाओं का दर कम हो रहा है, और ऐसे में अगर हम शादी कर देंगे तो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाएगी, उनका शारीरिक विकास नहीं होगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बालिकाओं की मृत्यु दर का इजाफा। इसके मैं दो पहलू आपसे समझना चाहूंगी। इसका एक पहलू ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि कोरोना काल में 2020 में बाल विवाह के मामले बढ़े हैं, तो क्या इससे जो राज्य सरकार कह रही है कि भाई जो ऐसी मैरिजेस हो रही हैं उनको रजिस्टर कर उस पर कानूनी एक्शन एक तरह से लिया जा सकता है, जो बच्चियां विधवा हो जाती हैं उनको कुछ मदद मिल जा सकती है, तो क्या ये उसकी मदद करेगा या बढ़ावा देगा? और क्योंकि 30 दिन के अंदर रजिस्टर कराने की भी बात है और उससे बढ़ावा मिल सकता है। फिर एक्चुअली क्या है कि आप भी जानते हो कि बच्चे 15 से 16 साल की या 17 साल की उम्र के नाबालिग है। नाबालिग में टीनेजर्स में लड़के लड़कियां कुछ गलती करते हैं, क्योंकि आजकल आप पता है कि सेक्सुअल इतना
इजीली फॉरेन कंट्री की तरह से हो गया है कि सेक्स बोली इजी है। अब बच्चे उस समझ में कुछ समझते हैं और वो शादी करके भग जाते हैं। तो माँ बाप पकड़ के लाके उनको एक समझाते हैं, उनको बहुत तरीके से समझा के घर रखते हैं। बालिका गृह बने हुए, नारी निकेतन बने हुए, वहां लड़कियों को हम रखते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि देखो आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, आप एक छोटी सी बातों के लिए शादी कर रहे हो। ऐसे विवाह लंबे टाइम तक नहीं चलते और ये विवाह कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। जब समझ आती है पति कुछ कमाता ही नहीं, उसके भी पढ़ने की उम्र है और वो भाग गया, अब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो उनके खुद के खेलने के दिन, समझने के दिन है। ऐसे में आप उनकी शादी करके उनके बच्चे हो जाएंगे, उनकी जिंदगी को हम कितना कारगर कर पाएंगे। लेकिन सुषमा जी, अगर जो आंकड़े आ रहे हैं एनसीआरबी के, वो दिखा रहा है कि जो चाइल्ड मैरिजेस हैं वो लगातार बढ़ ही रही हैं। 2015 में 293, 2016 में 326, 2017 में 395 और 2018 में 501। तो ये समस्या जो है बढ़ रही है, इसके पीछे कारण क्या है? क्या बच्चे जो वो हैं या फिर और आर्थिक मजबूरियां हैं? आर्थिक मजबूरी है आजकल, क्योंकि लड़कियों की दर कम हो रही है ना। आपको पता है कि बच्चियां बहुत कम मिल रही है, लड़के लोग ज्यादा है, लड़कियां कम है। तो ऐसे में बचपन में ही अपन आपस में मिलकर शादी कर देते हैं। और राजस्थान के जिस एरिया में मैं रहती हूँ, उदयपुर है, आदिवासी क्षेत्र है, वहां आठे साठे की शादी होती है। यानी आपके घर लड़का है, मेरे घर लड़की है, आपके घर लड़की है, मेरे घर लड़की है, तो एक भाई बहन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन सुषमा जी, एक जो बड़ा जो परेशानी ये है कि जो महिला आयोग है राजस्थान का, उसमें चेयरपर्सन और जो 3 मेंबर्स हैं उनका टेन्योर ओवर है और कोई है ही नहीं चेयरपर्सन अभी। या दैट इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि ये टर्न ओवर 2019 में खत्म हो गया। इट इज लास्ट टर्न ऑफ मेरा था। हाँ। मेरा और एक मीना करके थी मैडम मेरे साथ, हाँ। उनका था, हमारा खत्म हो गया। उसके बाद कोविड आ गया। जब से कांग्रेस सरकार बनी है, कांग्रेस सरकार शायद इतनी उलझनों में अपनी सरकार बचाने में कि उनके सारे जो भी आयोग है, एक बाल आयोग का गठन जरूर हुआ है, बाकी समाज कल्याण बोर्ड है, महिला आयोग है, महिला अधिकारिता विभाग है, UIT है, सब पोस्ट इनकी खाली पड़ी। ये लोग कहीं कर ही नहीं रहे। और अब इनके आपने ये पॉलिटिकल जवाब दे दिया कांग्रेस की सरकार, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो मसले हैं, ये महिलाओं के जो मसले हैं, जो ये नाबालिग और बच्चों के मसले, बाल विवाह का मसला, ये राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। बहरहाल निष्ठा से हम सबको समझना चाहिए, ये परेशानी समझनी चाहिए कि क्यों इन मामलों में इजाफा हो रहा है और इस तरह से विधेयक लाने से क्या वाकई में रजिस्टर कराने से क्या इनमें रोक लगेगी, जबकि गैर कानूनी है। बाल विवाह हमारे देश में गैर कानूनी है। और अब टीकाकरण से जुड़ी खबर, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाने के बाद अब सरकार ऑपरेशन मैत्री फिर से शुरू करने जा रही है। अक्टूबर से एक बार फिर विदेशों में वैक्सीन भेजना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के सरप्लस वैक्सीन को कोवैक्स प्रोग्राम के तहत दूसरे देशों को दिया जाएगा। यानी कंपनियों के माध्यम से अक्टूबर से भारत 30 करोड़ डोजेस से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध होगी। और टीकाकरण से जुड़ी एक और खबर यह भी है कि फाइजर जो टीका है 5 से 11 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित बता दिया गया है, यानी कि बच्चों के लिए भी ये उपलब्ध हो सकेगा। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ मौजूद है। परिमल, तो जो ये खबर है कि हम ऑपरेशन मैत्री शुरू करने जा रहे हैं, वैक्सीन अब विदेशों में भेजेंगे, क्या हमारे देश में हमारे लोगों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन लग चुका है जो हम ये मैत्री के जरिए भेज रहे हैं? देखिए निधि, अगर देश की आबादी की बात करें तो करीब 130 करोड़ से ज्यादा आबादी है देश की। 94 करोड़ 94 करोड़ एलिजिबल पॉपुलेशन है, यानी उन लोगों को जो 18 साल से ऊपर है जिनको टीके की जरूरत है। ऐसे में इनको भारत को करीब 188 करोड़ टीके की जरूरत होगी। और अभी फिलहाल आंकड़े पर अगर नजर दौड़ाएं तो करीब 82-83 करोड़ के आसपास जो टीकाकरण है वो एक तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर लगातार रफ्तार जरूर पकड़ी जा रही है। रफ्तार में हमने देखा कि 4 बार करोड़ टीका से ज्यादा टीकाकरण किया गया एक दिन में। आज को लेकर भी अनुमानित है कि 1 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण किया जाए। यानी हमारे पास तमाम वो मैकेनिज्म है जिसके दम पर हम एक दिन में करोड़ों टीकाकरण को अंजाम दे सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर कितने टीके हैं देश के पास। तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस महीने 26 करोड़ टीके, यानी आप अगर
महीना 30 या 31 दिन का माने तो हर दिन 1 करोड़ टीका नहीं लग सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे को अगर माने, जो सरकार ने दिया था कि एलिजिबल पॉपुलेशन का टीकाकरण दिसंबर तक हो जाएगा, उस लिहाज से 1 करोड़ 30 लाख के आसपास टीकाकरण रोजाना होना चाहिए। उस लिहाज से फिलहाल टीका नहीं है हमारे पास, लेकिन यह आश्वासन जरूर दिया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि आने वाले वक्त में बायोलॉजिकल ई भी है, बच्चों की वैक्सीन भी जाइडस कैडिला अगले महीने से पहले वीक से बच्चों को लगनी शुरू हो जाएगी, जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं। तो ये तमाम आश्वासन पे चीजें टिकी है, लेकिन जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम है, क्योंकि वो देश जो जरूरतमंद हैं, जो खुद से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते, उसको एक वक्त में अप्रैल के महीने में इसलिए रोक दिया गया था कि राज्यों की तरफ से शोर होने शुरू हुए थे कि टीकाकरण की कमी है और टीकाकरण की आपूर्ति सही से नहीं हो पा रही है। अब उस तरीके का कोई शोर नहीं है, लेकिन दिसंबर तक ये चुनौती सरकार के सामने जरूर है कि एलिजिबल पॉपुलेशन का पूरा टीकाकरण कर पाए। बिल्कुल, सरकार के सामने अनेक चुनौतियां हैं। जिस तरह से हमारे देश में संख्या बल है, उसको देखते हुए ये मैत्री कार्यक्रम को धीरे धीरे ही आगे बढ़ाना चाहिए, अगर जरूरी भी है राजनीतिक तौर पर। तो एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं देश की बात में। आगे है पंजाब की करवट लेती सियासत। आज मिल गया है नए मुख्यमंत्री और उन्होंने किसानों गरीबों के लिए बिजली पानी बिल का बकाया माफ करने का ऐलान किया है। छोटा सा ब्रेक के बाद पंजाब के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज शपथ ली है और मीडिया से मिलते हुए उन्होंने अपने परिवार की गरीबी के बारे में बात करते हुए भावुक भी हो गए। चन्नी के साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों सुखजिंदर रंधावा और ओपी सैनी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन अब कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, तो आगे की राह इनकी आसान नहीं रहेगी। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक आम आदमी नू जेड़े कहते फिरते ना आम आदमी आ बैठा आम आदमी नू जी दे पल्ले कुछ नहीं सी। आज कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नू इत्थे तक लिया के बिठा दिता है जिथे तक मेरी और साडी औकात पहला नहीं। मुख्यमंत्री के तौर पर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चन्नी खुद को आम आदमी बताते हुए भावुक हो गए। चन्नी ने कहा कि वो जब पैदा हुए तो उनके परिवार के पास खुद का घर भी नहीं था। मैं चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर की सौं चुकदा हां कि मैं कानून द्वारा स्थापित। बगावती सुर छोड़ रहे कुछ नेताओं को सख्त संदेश देने के लिए खुद राहुल गांधी चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह में चंडीगढ़ पहुंचे। चन्नी ने आम आदमी की पिच पर खेलते हुए पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली और पानी के बिल माफ करने का ऐलान कर दिया। बहुत जरूरी है किसानां दा खेतां दी बिजली माफ रहे, किसान नूं लोड़ है, लेकिन एक मोटर गरीबां नूं पानी पिंड दे लोकां नूं पानी भी दिंदी है, वो भी माफ होनी चाहिए है। गरीबां दा पानी माफ होएगा पिंडां दे विच, वो मोटर दा भी बिल नहीं लगेगा। 10-10 लाख रुपये दे बिल खड़े है, 20 लाख दे 50-50 लाख दे सारे माफ करांगे कैबिनेट दी अज मीटिंग दे विच। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी की ताजपोशी के बाद भी कांग्रेस की उठापटक खत्म होती नजर नहीं आ रही। हरीश रावत ने बयान दिया था कि सिद्धू के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने हरीश रावत के बयान को मुख्यमंत्री चन्नी को कमजोर करने वाला बताया। माननीय हरीश रावत जी एक बहुत ही सीजन्ड मैच्योर पॉलिटिशियन है, ही इज रिमेन्ड चीफ मिनिस्टर, तो कोई छोटी बात नहीं। उनका मेरी जितनी उम्र है उतना तो शायद उनका राजनीतिक अनुभव होगा, परंतु आज जब हम
चरणजीत चन्नी जी को शपथ ग्रहण समारोह के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे बयान दे के कई शंकाएं पैदा हो जाती हैं। हम क्यों शंका पैदा होने दें? नहीं होनी चाहिए। आज समय एकजुटता का है। वी स्टैंड यूनाइटेड, दिस शुड बी द मैसेज। हरीश रावत के बयान के बाद बैकफुट पर नजर आ रहे पार्टी आलाकमान ने भी सफाई दी। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी बतौर मुख्यमंत्री कांग्रेस का चेहरा होंगे और उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सरदार नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस का चेहरा होंगे और वो सारे महत्वपूर्ण नेता जो बहुत काबिल हैं, जो गुणी हैं, सक्षम हैं, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। दलित राजनीति करने वाली और पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन कर चुकी मायावती ने चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले को दलितों का अपमान बताया। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जिससे भी ये साफ जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का दलितों पर अभी तक भी पूरा भरोसा नहीं जमा है। किंतु इनके इस दोहरे चाल चरित्र व चेहरे आदि से वहां के खासकर दलित वर्ग के लोगों को जरूर सावधान रहना है। लेकिन इससे ये भी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी यहां अकाली दल व बीएसपी के बने गठबंधन से काफी ज्यादा घबराई हुई है। 32% दलित आबादी वाले पंजाब में दलित चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन लगभग 3 महीने के कार्यकाल में चुनावी वादे भी पूरे करने हैं और पार्टी की अंदरूनी कलह से भी खुद को बचाना है। कैप्टन अमरिंदर पर हमेशा आरोप लगता रहा कि वो राजा की तरह रहते हैं, वो आम कार्यकर्ताओं से, लोगों से और यहाँ तक कि अपने विधायकों से नहीं मिलते हैं। यही वजह है कि जब चन्नी मुख्यमंत्री बनने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने अपने परिवार की गरीबी के बारे में बात की। उन्होंने खुद को आम आदमी बताया और यही वजह है कि चन्नी के आम आदमी वाले बयान से जो गैप हो गया था लोगों और कैप्टन के बीच का, उस गैप को कम करने की कोशिश कांग्रेस और चन्नी दोनों कर रहे हैं। सहयोगी मोहम्मद गजाली, मनु नैयर और पवन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है कंगना रनौत और जावेद अख्तर मानहानि मामले में किस तरह से बढ़ रही है कड़वाहट, बताएंगे आगे। देश की बात में मुंबई से खबर है। मानहानि मामले में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर और अभिनेत्री कंगना रनौत आमने सामने नजर आ रहे हैं। जावेद अख्तर की ओर से किए गए मानहानि के मुकदमे के बाद अब कंगना रनौत ने जावेद अख्तर पर एक्सटॉर्शन और धमकाने का आरोप लगा दिया है। सोमवार के दिन अंधेरी कोर्ट में गीतकार जावेद अख्तर और अभिनेत्री कंगना रनौत आमने सामने नजर आए। जावेद अख्तर की ओर से किए गए मानहानि के मुकदमे की सुनवाई के समय कंगना रनौत अदालत पहुंची। कई बार समन किए जाने के बाद भी कंगना पिछली सुनवाई में अदालत नहीं आई थी। अगर वो सोमवार को नहीं आती तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जा सकता था। सोमवार को अदालत पहुंची कंगना रनौत ने 2 याचिकाएं दाखिल की। पहली याचिका में उन्होंने चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से इस मामले की सुनवाई दूसरे जज से करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस जज पर उन्हें भरोसा नहीं है। तो वहीं दूसरे में उन्होंने जावेद अख्तर पर एक्सटॉर्शन और धमकाने का आरोप लगाया। कंगना और रंगोली को बुलाया गया था जावेद अख्तर साहब के घर पे और जावेद अख्तर साहब का कोई लेना देना नहीं था उनके मैटर में, फिर भी उन्होंने बुलाया, घर में बुला के उनको धमकाया, ये कहना है कंगना का। और ये बात खाली कहना आज नहीं है, ये पिछले 3-4 साल से मीडिया में भी कंगना ने कई दफ़ा बोला है कि उनको धमकाया था और वो काफ़ी घबरा गई थी और उनकी मोडेस्टी को भी एक हिसाब से आउटरीच किया गया था। तो कंगना ने अपना कंप्लेंट जो था वो दाखिल नहीं किया था, ये सोचते हुए कि इनकी उम्र है, मगर क्योंकि अभी ये बहुत अग्रेसिवली अपने मैटर में आगे बढ़ रहे हैं तो कंगना को भी परमिशन मिला अपने फैमिली से कि यू शुड ऑल्सो फाइल योर कंप्लेंट। तो उस वजह से हमने सेक्शंस इन्वोक करते हुए अपना कंप्लेंट दाखिल किया है। तो वहीं जावेद अख्तर के वकीलों ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। अब कंगना के मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि जावेद अख्तर की ओर से दाखिल मानहानि के मुकदमे पर अगली सुनवाई 15 नवंबर को है।
मुंबई से प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे खबर कर्नाटक से होगी। कर्नाटक में मंदिरों को लेकर चल रहा है विवाद। देश की बात में खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के नंजनगुड में मंदिर तोड़े जाने से लोगों की नाराजगी कम नहीं हुई है। लोगों के गुस्से का निशाना जहां बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य और प्रताप सिम्हा बने, वहीं अब हिंदू महासभा के राज्य महासचिव सहित 3 लोगों को भड़काऊ बयानबाजी की वजह से गिरफ्तार किया गया है। अदालत के आदेश के मुताबिक कर्नाटक में अवैध रूप से बने धार्मिक स्थानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। मैसूर के पास नंजनगुड में मंदिर तोड़े जाने के बाद सरकार ने ऐसी कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि मंदिर अदालत के आदेश के तहत तोड़ा गया, लेकिन शासन बीजेपी का है। ऐसे में हिंदू संगठन काफी नाराज है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और प्रताप सिम्हा को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। किसी तरह समझा बुझाकर वहां से दोनों निकले। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि हिंदू महासभा ने मंदिर गिराए जाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ। ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು हिंदू महासभा ऐसी कार्यवाही बिल्कुल नहीं होने देगा। हमने गांधी जी को जब नहीं बख्शा तो आप कौन हो? हमने गांधी जी को नहीं छोड़ा तो आपको लेकर हम ऐसा नहीं सोच सकते क्या? ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ನೀವು? हालांकि धर्मेंद्र ने बाद में सफाई दी कि मुख्यमंत्री को मारने की धमकी देने का उनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन किसी ने मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हमने छानबीन की और इस प्रकरण के मुख्य आरोपी धर्मेंद्र, जो खुद को अखिल भारतीय हिंदू महासभा महासचिव बताते हैं, उन्हें और उनके अलावा 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच चल रही है। सरकार ने फिलहाल धार्मिक स्थानों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी है, ताकि अदालत के आदेश के पालन से पहले आम सहमति बनाई जा सके। चूंकि मंदिर बीजेपी के शासन में टूटा है, ऐसे में लोगों में नाराजगी ज्यादा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। इस खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।